हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ेंगे। हम इसकी एक एक लाइन और डायग्राम को सिंपली समझेंगे। तो लेट्स स्टार्टेड। फर्स्ट लाइन में हमसे कहा है कि आर वी नॉट लकी डेट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। क्या हम लकी नहीं है कि जो प्लांट्स है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि प्लांट्स के सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से ही हमें फ्लावर मिलता है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन। The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swim over, the rich colors that attract us। मतलब कि फ्लावर की परफ्यूम सेंट्स हमें इतनी पसंद है और हम उसके कलर से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। यानी कि फ्लावर सिर्फ हमारे ओन सेल्फिशनेस के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम उसको यूज़ करते हैं एस्थेटिक लुक के लिए, डेकोरेशंस के लिए। वो सिर्फ हमारे सेल्फिशनेस के लिए नहीं है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जिसे हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। A look at the diversity of structures of the inflorescences, flowers and floral parts show an amazing range of adaptation to ensure formation of the end products of the sexual reproduction. The fruits and seeds in this chapter let us understand the morphology, structure and the processes of sexual reproduction in flowering plants and angiosperms। यानी कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर में लिखा हुआ है उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, और फ्लावर्स के अंदर ही सारा रिप्रोडक्शन होता है और उसके वजह से ही हमें फ्रूट और सीड्स मिलते हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लावर और फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरेबल। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। यानी कि हम लोगों का फ्लावर्स के साथ एक बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप बना हुआ है, हमारी बहुत सारी फ्लावर्स के साथ मेमोरीज हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग फ्लावर्स को एस्थेटिक लुक के लिए यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल के तौर पे यूज़ करते हैं, सोशली यूज़ करते हैं, रिलीजियस लाइक पूजा पाठ में हम लोग यूज़ करते हैं, और कल्चरल वैल्यूज़ भी हमारी हैं फ्लावर्स के साथ। They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc। मतलब कि हम लोग फ्लावर्स का यूज़ कैसे करते हैं अपने फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए किसी और को, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोर्निंग एक्सेट्रा। तो अब हम लोग सबसे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले यहाँ क्या क्या लिखा है वो देखते हैं। Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebration in your family। यानी कि हम सोशल और कल्चरल सेलिब्रेशंस करते हैं तो उसमें कौन कौन से फ्लावर्स यूजेस में आते हैं वही पूछे, जैसे हिबिस्कस, लोटस, जैस्मिन, रोज़, ठीक है, ये सब। अब बोला है हैव यू हियर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर। क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है जिसमें हम फ्लावर्स को उगाते हैं, फ्लावर्स को कल्टीवेट करते हैं और उसका बिजनेस करते हैं। यानी कि हम लोग फ्लावर्स को उगा के उन्हें बेचते हैं, उसी को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। अब बोला टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए, हम लोग के लिए क्या है, हम अपने इमोशंस को शो करते हैं फ्लावर्स से और उसको हम अपने सेल्फिशनेस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स एक मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, और क्या है, साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होता है। हमने पुरानी क्लासेस में, अपने पहले की क्लासेस में फ्लावर के पार्ट्स वगैरह पढ़े हैं, जैसे हमने 10th में भी पढ़ा था, तो इस पे भी हमें वही देखना है। तो चलो देखते हैं। ये पूरा फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है। तो ये आपको दिख रहा है पैटल, जो कलरफुल होते हैं और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पेटल्स को हम लोग बोलते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? कोरोला। ये आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, सेपल जिसको हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स। यानी कि जब हम बहुत सारे सेपल्स के रोल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं और पेटल्स के रोल को हम बोलते हैं कोरोला। अब हम ये नीचे बस्ट पार्ट है इसको ओवरी बोलते हैं। ये नीचे ये जो एक स्टॉक सा बना हुआ है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं हम स्टाइल, और जो ये ऊपर एक पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस तीनों को मिला के हम पिस्टल या फिर कार्पल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टल या फिर कार्पल। ये होता है हमारा फीमेल पार्ट जिसको हम गाइनोशियम भी बोलते हैं। बेसिकली गाइनोशियम क्या होता है,
रोल्स ऑफ पिस्टल और कार्पल, यानी कि हम जब बहुत सारे पिस्टल और कार्पल का एक रोल बन जाता है उसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, ठीक है। और एंड्रोशियम किसको बोलते हैं? स्टेमेन के रोल्स को। स्टेमेन क्या होता है? एंथर प्लस फिलामेंट। एंथर प्लस फिलामेंट को हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। यानी कि इसमें हमारे 4 मेजर पार्ट्स हैं, एक एंड्रोशियम, एक गाइनोशियम, एक कैलिक्स और एक कोरोला। तो ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। Much more the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated, which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. मतलब कि जब फ्लावर एक प्लांट जो है वो चाहता है कि फ्लावर अब ग्रो करे, यानी कि वो फ्लावर्स को बनाए, तो वो क्या करते हैं? बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चर चेंजेस करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हमें मिलता है फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल प्रीमोडियम हम उसे कहते हैं फ्लावर बनने की सबसे पहली स्टेज को हम बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडियम, ठीक है। फिर बर्ड बनता है, फ्लोरल बर्ड, और उसके बाद हमारा फाइनली फ्लावर बन जाता है। एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप, यानी कि एक फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम जो है वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है और डेवलप होने लगता है ताकि वो रिप्रोडक्शन आगे कर सके। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक के अंदर ही है ये, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। यानी कि स्टेमेन के अंदर है माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है पोलन ग्रेन। इसको हम पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इस फिगर में शो हो रहा है एक स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन मैंने बताया था किससे मिलके होता है? एंथर प्लस फिलामेंट। इसको हम बोलते हैं फिलामेंट और इसको बोलते हैं एंथर। ये जो आपको सिलेंडर लॉन्ग स्टॉक दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये क्या होता है? स्टेराइल होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। और जो ये ऊपर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम एंथर बोलते हैं और ये फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो देखते हैं स्टेमेन जो होता है ये 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, एक फिलामेंट और एक एंथर। फिलामेंट क्या होता है? लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होता है, ठीक है। और जो एंथर होता है वो एक हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये देखो, ये समझ लो ये एक एंथर है और इसके बीच में ये लाइन खींची हुई है ना, एक लोब ये वाला, एक ये राइट एंड लेफ्ट दोनों में, मतलब कि एक एंथर के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, हम इसलिए उसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है, यानी कि वो जहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये देखो यहाँ से ये एंथर बनना स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब स्टेमेन बनना स्टार्ट हो रहा है, तो या तो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड या तो थैलेमस से जुड़ा होगा, ठीक है, या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर से जुड़ा होगा। यानी कि फ्लावर के या तो पेटल से जुड़ा हो सकता है फिलामेंट, या फिर उसके प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा हो सकता है? थैलेमस से। तो अब बोला है कि अगर हम बहुत सारे फ्लावर की स्पीशीज लेते हैं और हम उसमें स्टेमेंस को कलेक्ट करते हैं स्टेमेंस को, तो हम देखेंगे कि हर फ्लावर की स्पीशीज़ में जो एंथर की लेंथ है, नंबर है, वो दोनों ही वेरी करेंगे, वेरिएबल होंगे। यानी कि सब में एक जैसे ना ही नंबर होंगे ना ही लेंथ होंगे, ये वेरी करते हैं। क्यों? क्योंकि सब में अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर शेप के या एक पर्टिकुलर साइज़ के ही एंथर और फिलामेंट यानी कि स्टेमेन प्रेजेंट होगा। अब हमें देखना है और टिपिकल एंजियोस्पर्म। एंथर इज बाइलोब्ड। क्या है? एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, यानी कि एक फ्लावरिंग प्लांट में जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और उन 2 लोब्स के अंदर 2 थीकास भी प्रेजेंट होते हैं। यानी इसमें 2 थीका और इसमें भी 2 थीकास, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? डायथीकस। ये एक तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और दूसरा क्या है? डायथीकस भी है। और इन 2 लोब्स को जो सेपरेट कर रहा है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो इनके बीच में रन कर रहा है। ऑफ्टन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीकास। यानी कि जो ये थीकास है, जैसे इसमें दिख रहा है ये 2 थीकास है, 2 इधर 2 इधर, तो इसके बीच में जो इन्हें सेपरेट कर रहा है उसको ही हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जो इन्हें लेंथवाइज क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, ठीक है। अब हम एंथर का अगर ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एंथर है वो टेट्रागोनल है। क्या है? 4 साइडेड वाला है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो हमारा एंथर है इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, पर किधर? कॉर्नर्स पे माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं एंथर के। लिखा है इधर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू ईच लोब।
ठीक है, यानी हर 2 लोब है और हर 2 लोब्स में क्या होगा, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो हमने अभी तक एंथर के क्या क्या नाम पढ़े, बाइलोब स्ट्रक्चर, डाइथिकस, टेट्रागोनल एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। तो हम ये एंथर को बोल सकते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो आगे फर्दर डेवलप होकर क्या बनाता है, पोलन सैक। ठीक है, पोलन सैक बनाता है और उस पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स फिल्ड होते हैं। जब वो आगे डेवलप हो जाते हैं तब का, अभी तो माइक्रोस्पोरेंजिया ही है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथवाइज ऑफ एन एंथर एंड पैक्ड आर विथ पोलन ग्रेन्स। यानी कि जब माइक्रोस्पोरेंजिया है वो जब डेवलप होगा तो वो पोलन सैक बन जाएगा और पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स फिल्ड होंगे, जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम का, क्योंकि अब हम इतना माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं और उसके अंदर ही हमारा मेल गैमेटोफाइट होगा, तो हमें उसे पढ़ना भी है। तो ट्रांसफर सेक्शन में अगर हम देखें तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सर्कुलर इन आउटलाइन है, यानी कि वो स्फेरिकल शेप का है। कैसा है, स्फेरिकल शेप का है। अब उसके सराउंड में 4 वॉल्स प्रेजेंट होती है, यानी कि उसके पास में ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसके पास क्या है, 4 लेयर्स प्रेजेंट है। अब वो कौन कौन सी लेयर है, सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके भी अंदर मिडल लेयर एंड सबसे इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम। तो जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर है ना, इन तीनों का काम तो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो अंदर डेवलपिंग पोलन ग्रेन है ना, जो अभी पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, उन तीनों को, मतलब उन पोलन ग्रेन्स को ये तीनों क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और जो टेपिटम है, जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है, वो जो डेवलपिंग पोलन है उसको नरिश करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम टेपिटम का है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। सेल्स ऑफ द टेपिटम पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म। अब जो टेपिटम है उसके सेल्स ना डेंस साइटोप्लाज्म कंसिस्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो अगर किसी और को खाना दे रहा है, किसी और को नरिश कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके पास भी तो होना चाहिए। तो टेपिटम के जो सेल्स होते हैं उनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि वो बाई न्यूक्लिएटेड हो सकते हैं, 3 न्यूक्लियस वाले हो सकते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होगा, मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। When the anther is young, जब एंथर यंग हो जाता है तो उसके अंदर एकदम सेंटर में ना होमोजीनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन होमोजीनस सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज, और वो टाइटली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एंथर के बिल्कुल सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यूज, जिसे हम होमोजीनस सेल्स भी बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। और वो कहाँ होते हैं, सेंटर में, ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है तो उन 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। अब हमें देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, जब एंथर डेवलप करता है तो स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल, क्योंकि टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से, तो स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल जो है वो करता है मियोसिस, अंडरगोज मियाइटोटिक डिवीजन, यानी कि वो मियोसिस करता है और क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब याद करने वाली बात यह है कि जो स्पोरोजीनस टिश्यू के जो सेल्स है ना वो तो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जब वो मियोसिस करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है वो बन जाता है हैप्लॉइड। क्यों, क्योंकि मियोसिस करने के बाद जो लास्ट हमारा प्रोडक्ट आता है वो हैप्लॉइड ही होता है। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, सारी वॉल्स दिखाई हैं, ये जो ये सर्कल है ये कनेक्टिव है, ये पूरा उसकी लेयर्स दिखाई है माइक्रोस्पोरेंजियम की। सबसे आउटर वाली है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम। ठीक है, फिर ये मिडल लेयर, ठीक है, ये अंदर बीच वाली मिडल लेयर, और सबसे अंदर इनर मोस्ट क्या है, टेपिटम, और सबसे अंदर है ये स्पोरोजीनस टिश्यूज। तो ये हमें डायग्राम की मदद से दिखा दिया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ प्लॉइडीज लिखी हुई हैं, इसको हम लास्ट में मतलब थोड़ा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद देखेंगे। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। अब देखो जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है ना उसका हर एक सेल जो है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए कैपेबल होता है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू है तो उसका हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड ही आगे जाके क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स बनेंगे। तो या तो हम इसके सेल्स को पोटेंशियल पोलन बोल सकते हैं क्योंकि उन्हें पोटेंशियल है पोलन बनने की, या तो हम उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। तो या तो हम स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स को पोटेंशियल पोलन बोल सकते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पोलन मदर सेल PMC
थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बता दिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोर को बनाने का प्रोसेस को ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन किससे? पोलन मदर सेल से क्या करके? मियोसिस करके, थ्रू मियोसिस, उसको ही हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। अब जो माइक्रोस्पोर्स है, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म, जब वो माइक्रोस्पोर बने, मतलब हमने पढ़ा ना एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना भाई, तो वो आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि मियोसिस करने के बाद वो क्या बन गया? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया जो हैप्लॉइड होगा। ठीक है। एज द एंथर मैच्योर, जैसे जैसे एंथर जो है वो मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, यानी कि उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होने लग जाएगी। तो जो माइक्रोस्पोर्स होंगे, माइक्रोस्पोर के टेट्राड्स में जो माइक्रोस्पोर होंगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे। डिसोशिएट का मतलब है अलग अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे फ्रॉम ईच अदर, और डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स में। यानी अलग अलग हो गए, डिसोशिएट हो गए, और क्या बन गए? पोलन ग्रेन्स बन गए। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स आर पोलन ग्रेन्स। यानी कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इतने सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, और वो स्पोरोजिनस टिश्यूज ही क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। यानी कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड होते हैं, जो कब रिलीज होते हैं? डिहाइसेंस ऑफ एंथर के, यानी जब एंथर जो है वो फटता है, डिहाइसेंस होता है उसका, तब क्या बन जाते हैं? पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ लिया हमने, अब हम पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पोलन ग्रेन जो है वो बन चुका है। और पोलन ग्रेन को ही हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। हम पोलन ग्रेन्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं एज मेल गैमेटोफाइट। अब हम कभी हिबिस्कस का जो ओपन एंथर्स है ना, उसको अगर हम टच करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे हाथ में येलोइश सा पाउडर लग जाता है। अब वो येलोइश सा पाउडर कुछ और नहीं होता, वो हिबिस्कस के एंथर्स होते हैं, सॉरी हिबिस्कस के क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। अगर हम एक जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, उस पर एक वाटर ड्रॉपलेट डालें और उसके ऊपर उन पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल कर दें, क्या कर दें? स्प्रिंकल कर दें उन पोलन ग्रेन्स को, तो फिर हम उसे किस में देखें? और हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका कितना अलग कलर होता है, शेप होते हैं, साइजेस होते हैं। यहाँ पे इतने सारे पोलन ग्रेन्स, अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं, उसको स्कैन करके दिखाया भी गया है। अब पोलन ग्रेन साइज, शेप्स, कलर, डिज़ाइन सब में बहुत अलग अलग होते हैं। अब कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो देखते हैं। पोलन ग्रेन भी स्पेरिकल शेप के होते हैं, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है ना सर्कुलर और इन आउटलाइन, वैसे ही पोलन ग्रेन्स भी स्पेरिकल शेप के होते हैं। अगर हम इसका डायमीटर देखें तो 25 to 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। ठीक है। अब इसके पास भी 2 लेयर्स होती हैं, जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम के पास कितनी थी? 4 लेयर्स थी ना, वैसे ही पोलन ग्रेन के पास कितनी है? 2 लेयर्स होती हैं। आउटर वाली एक्साइन, इनर वाली इंटाइन, नाम से ही पता चल रहा है। अब जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अब वो हार्ड क्यों होती है? क्योंकि वो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसे कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता। ये हाई टेम्परेचर को भी के साथ भी विदस्टैंड करती है, एंड ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी इसका कुछ नहीं कर पाती, ना ही एल्कलीज इसका कुछ कर पाती हैं। तो कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोलन ग्रेन की जो एक्साइन लेयर है, उस पर एक जम्पोर भी प्रेजेंट होता है। अब जम्पोर क्या होता है? वो जो एक्साइन होगी ना, जैसे ये एक्साइन जो वॉल है, ठीक है, उस एक्साइन की वॉल पे एक स्पेस ऐसा होगा जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। क्या होगा? स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा। तो जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट नहीं होगा हम उसे जम्पोर कह देंगे, ठीक है। वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। अब हम पोलन ग्रेन्स को फॉसिल्स की तरह भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन की लेयर प्रेजेंट होते, तो इसे हम डिग्रेड तो कर नहीं सकते, तो हम इसे आराम से संभाल के फॉसिल्स की तरह भी रख सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि इस पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है। एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे। क्यों? क्योंकि देखो एक्साइन जो है वो फैसिनेटिंग एरे भी एग्जिबिट करता है, ठीक है, ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन, क्योंकि अलग अलग पैटर्न और डिज़ाइन बनाता है, किसकी वजह से? स्पोरोपोलिनिन की वजह से ये सब होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनर वाली वॉल, जिसे इंटाइन बोलते हैं। जो पोलन ग्रेन की इनर वाली वॉल है ना, वो कंटिन्यूस और थिन लेयर होती है। जैसे वो तो हार्ड थी और इस पर जम्पोर भी प्रेजेंट था, बट इस पर कोई जम्पोर प्रेजेंट नहीं है, ये थिन है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और किसकी बनी हुई है? सेल्यूलोज और पैक्टिन की,
ठीक है। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है, थिन है, पतली और कॉन्टिन्यूस है, यानी कहीं पे भी जंप और प्रेजेंट नहीं है। अब जो पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, मतलब द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है ना, उसके पास, उसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, अब जब पोलन ग्रेन जो है वो मैच्योर हो जाता है ना, तो वो 2 सेल को कंटेन करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जेनरेटिव सेल। क्या है? वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बिगर होता है और इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व, यानी कि बहुत ज़्यादा फूड भी रिजर्व करता है। नाम से पता चल रहा है वेजिटेटिव, तो मोस्ट अबंडेंट फूड रिजर्व करेगा। लार्जली इनरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है, यानी इसके न्यूक्लियस की कोई शेप नहीं, अलग अलग शेप के होते हैं और लार्ज होते हैं। ठीक है। अब हम देख रहे हैं जनरेटिव सेल, यानी हमने वेजिटेटिव सेल के बारे में तो पढ़ लिया कि बिग होता है, अबंडेंट फूड रिजर्व करता है और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। लेकिन अब हम जनरेटिव सेल का देखें तो वही जनरेटिव सेल है। देखो यहाँ पे बना भी हुआ है, ये वेजिटेटिव सेल इतना बड़ा और जनरेटिव सेल इतना छोटा। तो जनरेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है और फ्लोट किस में करता है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही जनरेटिव सेल फ्लोट करता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म। यहाँ पे भी तुम्हें ये शेप्स दिख रही है ना, तो स्पिंडल शेप का इसका न्यूक्लियस होता है। अब हम देख रहे हैं जैसे 100% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, उसमें से जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उसमें जो पोलन होते हैं वो स्टिग्मा पे जब लैंड करते हैं ना, तब जाके उनकी 3 साइड स्टेज होती है। अभी बताऊंगी 3 साइड स्टेज और 2 साइड स्टेज क्या होता है। लेकिन अभी देख लो, जब वो डिहाइसेंस होता है ना पोलन एंथर का, तो पोलन ग्रेन्स जो निकलते हैं तो वो 2 साइड स्टेज पे निकलते हैं, यानी कि वेजिटेटिव सेल होता है पोलन ग्रेन के पास और एक जनरेटिव सेल होता है। लेकिन 40% जो अदर एंजियोस्पर्म्स है, रिमेनिंग स्पीसीज जो भी हैं, वो क्या करते हैं, जब डिहाइसेंस होता है ना और स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले ही उनका जो जनरेटिव सेल जो होती है वो माइटोटिकली, यानी कि माइटोसिस करके क्या बना लेती है? 2 मेल गैमेट्स बना लेती है विदाउट, मतलब पहले ही स्टिग्मा पे लैंड करने से पहले ही उसमें 3 साइड स्टेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स। ठीक है। तो 60% तो एंजियोस्पर्म 2 साइड स्टेज पे ही होते हैं बिफोर एंटरिंग ऑन स्टिग्मा, और बाकी के जो रिमेनिंग स्पीशीज है वो 3 साइड स्टेज भी उनकी होती है। क्या कर लेते हैं? माइटोसिस कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स, देखो मैनी स्पीशीज पोलन ग्रेन्स की क्या करती है? एलर्जीज कॉज कर देती है। एलर्जीज और ब्रोंकियल अफेक्शंस वो कॉज करती है। ठीक है। और बहुत सारे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी करती है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, मतलब ये प्रॉब्लम्स, ये एलर्जीज हमें हो सकती है पोलन ग्रेन से, पोलन ग्रेन की कुछ स्पीशीज से। ठीक है। अब एक पार्थेनियम है, ठीक है, कैरेट ग्रास भी बोल सकते हैं हम इसे, ये भी क्या कॉज करती है? पोलन एलर्जीज को कॉज करती है, पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास। अब जो पोलन ग्रेन्स है ना वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब हमने पोलन ग्रेन की इतनी बुराई कर ली, तो अब अच्छाई भी सुनो। पोलन ग्रेन्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये फैशन बन गया है कि हम लोग पोलन ग्रेन्स की क्या करेंगे? पोलन टैबलेट्स लेंगे, पोलन सिरप्स लेंगे। क्यों? फूड सप्लीमेंट्स में हम टैबलेट्स लेते हैं पोलन की और सिरप्स लेते हैं। ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है, इंडिया में थोड़ा कम है। टैबलेट्स की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में हम पोलन ग्रेन्स का यूज़ करते हैं और ये मार्केट्स में भी ईजिली अवेलेबल होता है। पोलन के कंजप्शन से क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स और रेस हॉर्सेस, उनकी परफॉर्मेंस ना इंक्रीज़ होती है, क्योंकि पोलन ग्रेन्स में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये। ठीक है। इस वजह से जैसे इधर भी दिखाया है, ये देखो, इस फ्रॉम इंग्लैंड में इसकी टैबलेट्स हैं कुछ। ठीक है। और ये सिरप्स भी हैं। व्हेन वंस दे आर शेड, यानी कि जब पोलन जो है वो बोले पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी। अब वायबिलिटी क्या होता है? जैसे OTP आता है ना हमारे पास, तो उसका एक टाइम होता है कि 2 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ही उसका वो वैलिड रहता है। अगर तुमने तब तक यूज़ कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, वो डेड हो जाता है। वैसे ही पोलन की भी वायबिलिटी होती है। अगर वो कुछ जितना भी उनकी वायबिलिटी टाइम होगी, अगर उतने में वो स्टिग्मा तक पहुंच गया तो वो आगे फर्टिलाइजेशन कर सकता है, अदरवाइज वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। ठीक है।
अब देखो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी देखेंगे हम। हर पोलन की सेम नहीं होती, वायबिलिटी वेरी करती है, किसी की थोड़ी टाइम की होती है, किसी की बहुत ज़्यादा टाइम की होती है, और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा है और ह्यूमिडिटी कैसी है। ठीक है, अब बहुत सारे सीरियल्स जैसे कि राइस, वीट, इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो सिर्फ 30 मिनट्स की इनकी वायबिलिटी होती है। उतने में ही अगर 30 मिनट में ये स्टिग्मा तक पहुंच गए तो फर्टिलाइजेशन करेंगे, अदरवाइज ये इनकी वायबिलिटी लूज हो जाएगी। और कुछ मेंबर्स जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, ये कुछ फैमिलीज़ हैं, इनकी वायबिलिटी कुछ मंथ्स की होती है, फ्यू मंथ्स की होती है, तो ये थोड़े टाइम के लिए ये चल जाते हैं। अब हमने जैसे सुना है सीमन स्पर्म को हम स्टोर करते हैं, चाहे एनिमल्स की हो ह्यूमंस की हो, पर हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, किस लिए? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ना पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ हम इसकी स्टोर कर सकते हैं किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में। -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हम लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं, लाइक सीमन स्पर्म। ठीक है, सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स। जैसे सीड बैंक्स होते हैं ना, ऐसे ही हम इन पोलन बैंक्स को बनाते हैं और हम इसके पोलन्स को आगे जाके यूज़ करते हैं इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। क्रॉप के ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम इनका यूज़ करते हैं।